सर मैं आएगा मैं आ जाओ चलो। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस चल रही हैं। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसकी एप्लीकेशन की दो मेजर फील्ड्स हैं। कितनी मेजर फील्ड्स हैं? दो। कितने को बच्चों को पता है वो कौन कौन सी हैं? हाँ बताओ। और एक बार फार्मास्यूटिकल्स में एक तो ठीक है, एक ठीक नहीं है। बायो फार्मास्यूटिकल तो ठीक है। और बायोलॉजी वो भी है, बायो फार्मासी और बायोलॉजिकल मटेरियल्स को बनाने के लिए बायोलॉजिकल यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिज्म। ठीक है। बायो 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 फार्मास्यूटिकल्स एंड जीएमओ, इस फील्ड में हम इसका यूज बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं, बहुत व्यापक रूप से कर रहे हैं, है ना। एक टर्म होती है बेटा जीएमसी, इसका मतलब क्या है? जीएमसी, इस टर्म का मतलब बताओ जल्दी से। कितने बच्चे बताएंगे? हाँ ये बताएगी। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जीएमओ का मतलब तो सबको पता है, याद आ गया। अच्छा चल, जी एम का मतलब पता है? नहीं पता? कितने बच्चों को पता है? हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स। ये कौन है बच्चे? जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स। ठीक, बैठिए। अब जब हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इसकी एप्लीकेशन वैसे मैंने बेसिकली तो बता दिया, मोटी मोटी तो, जो व्यापक रूप में तो दो है, लेकिन अगर हम पूरी बात करें तो इसकी एक वाइड रेंज मैंने आपको बताई थी। एनसीईआरटी में 7 एप्लीकेशंस फील्ड दे रखी हैं इसकी, है ना। सबसे पहली क्या है? थेरेप्यूटिक्स। थेरेप्यूटिक्स क्या है? थेरेप्यूटिक्स कौन बच्चा बताएगा? थेरेप्यूटिक्स क्या है? थेरेपी में यूज की जाता है, थेरेपी में यूज किसी भी बीमारी के इलाज में जो थेरेपी है, जो हम यूज करते हैं, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? थेरेप्यूटिक्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर। नंबर 2 क्या है? कौन बताएगा? नंबर 2 डायग्नोस्टिक। क्या है? कौन बच्चा बताएगा डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? किसी भी बीमारी को किसी भी बीमारी को इलाज नहीं करना, पहचानना, डायग्नोज करना। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे कुछ सिम्टम्स पूछता है, कुछ बातें पूछता है, आपसे बातें करता है, बातें करने में आपसे कुछ सवाल पूछता है ना। आपको कैसा महसूस होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, किस टाइम प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो क्या कर रहा होता है? आपको डायग्नोज कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? वो आपको डायग्नोज कर रहा होता है कि भाई इसकी बीमारी का मैं पता लगाऊं कि इसमें बीमारी
कौन सी है। लेकिन ऐसा ही एक काम हम किसके द्वारा करते हैं बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से करते हैं। हम अंदर की जो हमारे अंदर बीमारियां हैं जो डॉक्टर को भी नहीं पता लग पाती है ना सामान्यतः, तो और अर्ली पता करने के लिए, कैसे पता करने के लिए, अर्ली, जल्दी पता लग जाए हमें बीमारियों का, तो क्या है, डायग्नोस्टिक। चलिए, इलाज हो गया, डायग्नोस हो गया। नंबर 3 कौन बताएगा, नहीं, और भी किसी को बोलने दो, मौका दो। हाँ हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने में फॉर एग्रीकल्चर है, जीएमसी। वैसे तो जीएमओ लिख सकते हो आप, इसमें एक वाइड टर्म लिख सकते हो, क्या, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। लेकिन जीएमओ यहाँ भी यूज हो सकते हैं, यहाँ भी यूज हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली जब हम क्रॉप की बात करेंगे, एग्रीकल्चर की बात करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, जीएमसी। क्या लिखेंगे बच्चे, जीएमसी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं, क्रॉप तैयार करते हैं एग्रीकल्चर में अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए। चलिए, 3 फील्ड हो गई। चौथी, प्रोसेस्ड फूड। क्या होता है प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड क्या होता है, जब फूड को उसकी नेचुरल फॉर्म से, उसकी प्राकृतिक जो फॉर्म है उसमें हम ज्यादा परिवर्तन नहीं करते, लगभग उसे, है ना, ऐसा रखते हैं कि वो प्रिजर्व हो सके लंबे टाइम तक, और उसकी जो फूड वैल्यू है वो भी ज्यादा प्रभावित ना हो। तब हम इस प्रोसेस को कहते हैं फूड प्रोसेस्ड। प्रोसेस्ड फूड आप खाते हैं, मैगी जो खाते हैं क्या है, एक तरह का प्रोसेस्ड फूड है ना। किसकी बनी है, मैदे की, आटे की। अब मैदा कहाँ से आया है, गेहूं से आया है, वीट से आया है। तो पहले वीट, वीट से प्रोसेस होके क्या बना, मैदा, मैदे से प्रोसेस होके क्या बना, वो आटा, आटे से प्रोसेस होके क्या बनी, वो नूडल्स या मैगी, एंड देन कम टू यू। ऐसे ही हर एक चीज, बहुत सारे फूड को हम प्रोसेस्ड करते हैं, बहुत सारे फूड को क्या करते हैं, प्रोसेस्ड करते हैं। चलिए 4 हो गए, 5वां क्या है बच्चे, बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा मुझे। बायो रेमिडिएशन एक तरह से क्या है, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया या अदर ऑर्गेनिज्म हम क्या करते हैं, हैवी मेटल्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कराने की कोशिश करते हैं अपने मीडिया, अपने एटमॉस्फेयर से, और ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कराते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म को इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, बायो रेमिडिएशन। क्योंकि बहुत सी हैवी धातुएं होती है जो हमारे आसपास होती हैं, या हमारे कोई भी काम हम कर रहे हैं उसमें उपस्थित होती है, तो उनसे हटाना है क्योंकि वो हार्मफुल है। हैवी मेटल्स क्या है, हार्मफुल है। तो उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बायो रेमिडिएशन का। ठीक है, छठा क्या है बच्चे, वेस्ट ट्रीटमेंट। वेस्ट ट्रीटमेंट तो आप सब जानते हैं, है ना। वेस्ट आप प्रोड्यूस करते हैं अपने घरों में, और उस वेस्ट को कोशिश ये की जाती है, उस वेस्ट को क्या किया जाए, रिसाइकिल किया जाए। रिसाइकिल तभी होगा जब हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, जब हम उसका क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट प्लांट भी लगे होते हैं कहीं, हमारे यहाँ लगा हुआ है ट्रीटमेंट प्लांट, सहारनपुर में लगाया कहीं, आपने देखा नहीं, आपने सहारनपुर में कुछ नहीं देखा, आप अपने सहारनपुर के बारे में कुछ नहीं जानते। नो टू योर सहारनपुर, है ना, बना हुआ है डमोला नदी पे, वहां के पानी को बाहर लिया जाता है, स्टोर के, उसे ट्रीट किया जाता है। ट्रीट यानी उसमें से हानिकारक क्या चीजें निकाले, अलग की जाती है ना, और फिर उसे वापस छोड़ दिया जाता है, या उसमें मछलियां भी पाली जा रही है ना, है हमारे यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट है। हमारे यहाँ ट्रीट प्लांट मिलेगा आपको मलीपुर रोड पे। कहाँ है, मलीपुर रोड पे है ट्रीटमेंट प्लांट।
और आज आपने देखा ना, यमुना एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, ये ट्रीटमेंट प्लांट ही तो है। क्या करते हैं कि उसमें से पानी को निकाल, पानी लेते हैं, पानी में से हार्मफुल जो चीजें हैं वो हटा लेते हैं, वो रिमूव करते हैं और फिर उसे वापस छोड़ देते हैं। तो हमने ट्रीट कर लिया। तो ये भी एक क्या है, ट्रीटमेंट है, वो वाटर ट्रीटमेंट है, वो क्या है। और ऐसे ही जो हमारे घरों से वेस्ट निकलता है, कूड़ा निकलता है, उसका भी ट्रीटमेंट होता है। आप देखा होगा कि आजकल नगर निगम के या सुनहरा कल वाले आपके घरों में आते हैं कूड़ा लेने के लिए। क्या करते हैं वो, अलग अलग लेके जाते हैं आपके घरों से, है ना। जनरली तो आप क्या करते हैं कि आप अपने घर से कूड़ा निकालते हैं, आसपास कोई खाली प्लॉट डाला पन्नी उसमें डाल देते, ज्यादातर पब्लिक ये करती है ना, है ना। हमारा शहर वैसे तो स्मार्ट शहर की श्रेणी में है, लेकिन कोई भी शहर स्मार्ट तब तक नहीं बन सकता जब तक वहां के नागरिक स्मार्ट ना हो। आप जानते हैं स्वच्छता में इंदौर को हर बार फर्स्ट प्राइज क्यों मिलता है। आप जानते हैं किसे मिलता है फर्स्ट प्राइज स्वच्छता में पूरे भारत में। इंदौर को। इंदौर एक ऐसा शहर है मध्य प्रदेश का जो हर टाइम, हर समय जब से प्रतियोगिता होती है स्वच्छता में किस पे रहता है, नंबर 1 पे। लेकिन वहां के नागरिकों को सेंस आ गई है। क्या आ गई है, सेंस। वो कूड़ा कचरा सड़क पे बिल्कुल नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे, जहां डस्टबिन होगा उसमें डालेंगे। वो कहीं पे भी स्पिट नहीं कर देंगे कि कहीं पे भी थूकते, नहीं करते वो, है ना। कहीं पे भी वो और अन्य कार्यक्रम नहीं निपटाते सड़कों के किनारे, जहां उसकी जरूरत है वहीं करते हैं, है ना। कूड़े का एक प्रॉपर मैनेजमेंट है कि भाई घरों से लोग आता है, कूड़ा देते हैं उसके लिए, वो कूड़ा लेके जाता है। ये नहीं कि यार कौन इसे 50, हम मतलब हम इतने लालची हैं, 50-60 रुपए की उनकी फीस है और उस चक्कर में हम पूरे शहर को गंदा करने का ठेका ले लेते हैं, है ना। अब दो तरह के स्वीपर्स आपके यहाँ आते हैं। एक वो जो नगर निगम के हैं, वो वास्तव में क्या करते हैं, उसे ट्रीट करते हैं। एक दूसरे तरह के आते हैं, हालांकि अब तो उन्होंने, नगर निगम ने जोड़ दिया कि भाई जहां हमारा ट्रीटमेंट का कूड़ा डलता है वहीं पर आप अपना कूड़ा डालिए, इधर उधर मत डालिए। अन्यथा वो क्या करते थे, घरों से लिया और उन्होंने भी कहीं खाली प्लॉट देखा उसमें उड़ेल दी, है ना। तो ये ट्रीट होगा तो बीमारियां घटेंगी, बीमारियां क्या होंगी, घटेंगी। चलिए, और सातवां क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी हम एप्लीकेशन कर रहे हैं किसकी बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी की। एनर्जी प्रोड्यूस करना, एनर्जी की अलग अलग फॉर्म है ना, अलग अलग क्या है, फॉर्म है। उनमें हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर। अब मेन 3 रिसर्च क्राइटेरिया एरिया है, रिसर्च क्राइटेरिया एरिया है बायोटेक्नोलॉजी के। रिसर्च क्राइटेरिया एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कितने हैं बच्चे, 3। कौन कौन से हैं, बायोटेक्नोलॉजी का सबसे पहला काम है कि भैया द बेस्ट कैटलिस्ट बनाया जाए। क्या बनाया जाए, क्योंकि सारा खेल कैटलिस्ट का है। ये कैटलिस्ट आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे भैया, कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन को फास्ट बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कर देता है, बट वो खुद रिएक्शन कम करते हैं, वो खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन आपकी डेफिनेशन गलत, बताओ कहाँ गलत है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के जो बताओ वो कम कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन कम भी करते हैं, बढ़ाते हैं, चेंज करते हैं वो, क्या करते हैं, चेंज। अब चेंज में कम भी हो सकती है और आप पहली बार फोकस कर रहे थे केवल ज्यादा करने पे, दूसरी बार जब आपने डेफिनेशन दी वो कम करने पे दे दी, तो भैया वो दोनों करते हैं, है ना। कैटलिस्ट क्या करते हैं बच्चे, रिएक्शन के रेट को चेंज करते हैं। कहीं जरूरत है आपको फास्ट करने की, कहीं जरूरत है आपको स्लो करने की। और कैटलिस्ट जितना बढ़िया होगा आपकी केमिकल रिएक्शन उतनी ही एफिशिएंटली होगी, और जितनी एफिशिएंसी से केमिकल रिएक्शन होगी उतना बढ़िया आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहला यही काम है, हमें प्रोडक्ट ही तो बनाने बहुत सारे, तो हमें कैटलिस्ट बढ़िया चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, कैटलिस्ट बढ़िया चाहिए। तो प्रोवाइडिंग क्या है, बेस्ट कैटलिस्ट। अब ये 2 फॉर्म में हो सकता है कैटलिस्ट,
या तो इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म के रूप में हो सकता है या प्योर एंजाइम फॉर्म में। भाई एंजाइम भी तो कैटलिस्ट ही है। एंजाइम क्या काम करता है? कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो ये दो फॉर्म हो सकती हैं, कौन कौन सी? इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिक। भाई इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म होंगे तभी तो अच्छे कैटलिस्ट आएंगे। वही पहले ऑर्गेनिज्म जो चल रहे हैं उनसे लिए जाएंगे तो वैसे ही आएंगे। तो हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प लेके इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म बनाएंगे जो अच्छे कैटलिस्ट दे हमें, या हम प्योर एंजाइम ही एक्सट्रैक्ट कर लें। ठीक है ना? चलिए पहली कंडीशन। अब आप जानते हैं कि एंजाइम को वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एक ऑप्टिमल कंडीशन चाहिए। एक ऑप्टिमल कंडीशन चाहिए। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी का फंक्शन है कि भैया ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करें टू कैटलिस्ट एक्ट ऑन, जिससे कि कैटलिस्ट बढ़िया तरह से क्या करे? कार्य करे। आपके पास कैटलिस्ट तो बढ़िया है, लेकिन आपने उसे वातावरण नहीं दिया। आपके घर में होशियार बच्चा तो है, लेकिन आपने उसे पढ़ाया नहीं, तो क्या वो डॉक्टर बन जाएगा? क्यों? क्योंकि आपने उसे मौका नहीं दिया, आपने उससे कंडीशन मुहैया नहीं कराई। फिर उसका हुनर क्या हो गया? बेकार हो गया। उसकी इंटेलिजेंसी क्या हो गई? बेकार हो गई। आपने उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। तो यही कारण है कि भैया कैटलिस्ट बढ़िया है तो हमें ऑप्टिमल कंडीशन भी हम उसके लिए क्या करें? प्रोवाइड करें। ठीक है, क्लियर हो गया? दूसरा क्राइटेरिया आगे समझ में। तीसरा क्या है भैया? डाउन स्ट्रीम प्रोसेस जो है आपका, उसे एफिशिएंट किया जाए, वो बढ़िया किया जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़िया तरह से आपको मिले। तो ये 3 रिसर्च एरिया। क्लियर? समझ में आया? चलिए अब आता है, हमने इतनी बात कर ली, हम एक एक फील्ड को लेके चलेंगे। सबसे पहले हमने बात करी है बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। किसमें बच्चों? एग्रीकल्चर में। जब एग्रीकल्चर की बात आती है तो आपके मन में एकदम आ जाता है क्रॉप प्रोडक्शन। हालांकि जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में कृषि में क्या क्या आता है? फसल और पशु दोनों आते हैं। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं इसमें कृषि में पशु और फसल दोनों आते हैं। चलिए, लेकिन यहाँ पे हमारा क्रॉप प्रोडक्शन से मतलब एग्रीकल्चर में हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करना चाहते हैं, है ना? क्यों भाई, बायोटेक्नोलॉजी क्या जरूरत है? हम बायोटेक एग्रीकल्चर को अपनी किस किस तरह से बढ़ा सकते हैं? क्या क्या तरीके हैं हमारे पास बढ़ाने के? कितने तरीके, कौन बताएगा? 3 तरीके हैं और 3 टाइम बढ़ी है उनसे। लेकिन कौन से तरीके से 3 टाइम बढ़ी है ये बताना, ये भी अलग चीज है। तीनों से नहीं बढ़ी। हाँ, सबसे पहला तरीका क्या है बच्चों? एग्रोकेमिकल बेस एग्रीकल्चर। क्या है बच्चों? एग्रोकेमिकल बेस एग्रीकल्चर। एग्रो केमिकल बेस एग्रीकल्चर। जो एग्रोकेमिकल बेस एग्रीकल्चर है, इस पर एम्फेसिस करने वाले, इसे अच्छी तरह से मैनेज करके लागू करने वाले कौन व्यक्ति थे विश्व में? सबसे पहले हैं नॉर्मन बॉरलॉग। कौन थे बच्चों? नॉर्मन बॉरलॉग। इन्होंने, अच्छा एग्रोकेमिकल की जब हम बात करें तो एग्रोकेमिकल बेस में हम क्या यूज कर रहे हैं पहले तो ये बताओ, फिर आएंगे इस पे। केमिकल्स का, यानी वो केमिकल्स यूज कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर की क्रॉप को हमारे प्रोडक्ट कर सके। तो ऐसे एग्रीकल्चर में एक में तो आपका सीधा दिमाग आता है भाई फर्टिलाइजर है, फिर क्या है? पेस्टिसाइड्स। क्या है? पेस्टिसाइड्स है, और क्या है? कुछ हार्मोन्स भी है। क्या है? जो फसल को पकने में, रूटिंग को बढ़ाने में, है ना, फ्लावरिंग ज्यादा करने में, इन सब में हेल्प करते हैं, है ना? तो वो केमिकल्स भी। तो ये सारे केमिकल्स जो हम अपनी क्रॉप पे क्या करते हैं? यूज करते हैं। और इस पे एम्फेसिस किसने दिया? नॉर्मन बॉरलॉग ने। इसलिए इन्हें क्या उपाधि दी गई? उपाधि
प्राइज नहीं कहा मैंने, उपाधि। फादर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन। फादर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन, क्योंकि इन्होंने क्रॉप प्रोडक्शन को अपने तरीके से कितना गुना बढ़ा दिया था, 3 टाइम्स। हालांकि कुछ फसलों में तो बहुत ज्यादा गुना बढ़ गया था, लेकिन एवरेज अगर हमने निकाला तो 3 टाइम बढ़ गया। सबका मिला के एवरेज कितना बढ़ गया, 3 टाइम्स। इसलिए फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कहा गया। और इस बच्ची ने बताया कि उन्हें क्या दिया गया, नोबेल प्राइज भी दिया गया इस कार्य के लिए, क्योंकि एक बहुत महान कार्य था, मानवता को बचाने का काम था, ह्यूमैनिटी को बचाने का काम था, लोगों को बचाने का काम था। ऐसा ही काम इंडिया में भी किया गया। इंडिया में किसके द्वारा किया गया, एमएस स्वामीनाथन के द्वारा। उन्हें भी एक उपाधि दी गई, क्या, इंडियन उपाधि, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। इंडियन फादर ऑफ इंडियन इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन उन्हें ही कहा जाता है, एमएस स्वामीनाथन को। और उन्हें भी प्राइज दिया गया क्योंकि उन्होंने भारत में बहुत बड़ा काम किया। उनको भारत का सर्वोच्च सम्मान उन्हें मिला, कौन सा, भारत रत्न दिया गया। ठीक है, उन्होंने गेहूं की प्रजाति उत्पन्न की, ताकि फिर है भारत रत्न करने के बाद मिले। हाँ, आफ्टर पोस्टमसली 2023 में वो मरे, 2024 में। हमेशा ही तो मरने के बाद ही मिले। नहीं, ऐसा नहीं है, वो परमवीर चक्र है बेटा, वो परमवीर चक्र है, वो सेना में दिए जाते हैं ना? सेना में दिए जाते हैं, और वो है कौन सा, परमवीर चक्र, है ना? दिया जाता है बलिदान होने के बाद। ये असल में क्या होता है, कमेटी होती है, इवेलुएट करती है वर्क को, है ना, कुछ पॉलिटिकली भी हो जाता है, जुड़ जाता है उसमें, और फिर जाके एक व्यक्ति का नाम डिसाइड होता है, तो उसे फिर दिया जाता है। चलिए, अब एग्रीकल्चर में जब हमने अपनी क्रॉप को बढ़ाया, एग्रोकेमिकल बेस से हमने बढ़ा लिया, बहुत अच्छा हमने इस्तेमाल किया, लेकिन इसका नुकसान हुआ, क्या, इसके 2 नुकसान थे। नंबर 1, भाई हर एक किसान इतने महंगे केमिकल्स को यूज नहीं कर सकता, एक्सपेंसिव था ये, है ना, एक्सपेंसिव था। नंबर 2, हालांकि सरकारें सब्सिडी देते हैं, अब भी देखते हैं आप, यूरिया पे सब्सिडी मिलती है, पेस्टिसाइड पे सब्सिडी मिलती है, देती है सरकारें, देती है, लेकिन इवन ये महंगा था, हर एक व्यक्ति, हर एक किसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। नंबर 2, इतना भी केमिकल चला गया कि हमारा एनवायरमेंट क्या हो गया, पॉल्यूटेड होने लगे, हमारी सोयल पॉल्यूटेड हो गई, हमारे वाटर सोर्सेज जो है पॉल्यूटेड हो गए। तो अब इसके ड्रॉबैक सामने आ रहे थे, हमने कहा भाई इसे रोकना पड़ेगा, केमिकल्स को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। केमिकल्स को रोका तो दूसरे किस पे आ गए हम, ऑर्गेनिक पे आ गए, ऑर्गेनिक बेस्ड, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आ गई, हर एक चीज ऑर्गेनिक, है ना, खाद तो ऑर्गेनिक, पेस्टिसाइड तो ऑर्गेनिक, सब चीजें ऑर्गेनिक। लेकिन यहाँ पे सस्ता ये भी नहीं, सस्ता तो ये भी नहीं है, और इतने लार्ज स्केल पे यह उपलब्ध नहीं है, इसकी भी एक लिमिट है। इतने लार्ज स्केल पे लोग ऑर्गेनिक कर पाए, ऐसा भी संभव नहीं। ठीक, तब हमने क्या किया, तब हम तीसरे तरीके की तरफ गए। तीसरा तरीका क्या है, जेनेटिक इंजीनियर बेस्ड एग्रीकल्चर, कि भैया जेनेटिक इंजीनियर में खोजो इसका, वही है तारनहार, जो पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल ना करवाए और प्रोडक्शन को भी बढ़ा दे। जेनेटिक इंजीनियर बेस्ड जो एग्रीकल्चर है बच्चे, या क्रॉप है, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उसमें कुछ खास बातें आ जाती हैं ना। जेनेटिकली इंजीनियर बेस्ड जो है क्रॉप होगी, उसमें क्या होगी, कुछ विशेषताएं होंगी। कितने बच्चों को पता है वो विशेषताएं क्या क्या होंगी, 5 विशेषताएं हमने शायद बताई थी आपको, कितनी बताई थी, 5, 5 बताई थी क्या,
जेनेटिक इंजीनियर से आपने क्रॉप बना ली, उस क्रॉप बनाने में कुछ खास बात होगी तभी तो वो काम करेगी, और उसमें खास बात ही नहीं है, वो दूसरों से अलग ही नहीं है, व्हाई इट इज व्हाई, और व्हाई वी चूज जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना? तो पहली खास बात कौन बताएगा मुझे? जोया, आर यू जोया और जोया? सर या है लास्ट में। या, ठीक है, बताओ। सर ये ना इसकी टॉलरेंस पावर को बढ़ा देता है, ये अब एबायोटिक फैक्टर्स जो है, आयोबैटिक स्ट्रेस जो है, एबायोटिक, ये दो चीज होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक क्या होते हैं? जिनमें जीवन। एबायोटिक क्या होते हैं? जिनमें जीवन। किसी भी प्लांट के जीवन में एबायोटिक स्ट्रेस क्या क्या हो सकते हैं? पहले तो देखो, एबायोटिक स्ट्रेसेस क्या क्या हो सकते हैं? टेम्परेचर 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 हो सकता है, ये ड्रॉट हो सकते हैं है ना? वाटर से संबंधित सूखा हो सकता है, यानी कि नहीं, इसे देखो, यहाँ पे पानी की अधिकता और कमी दोनों हो सकती है ना, तो हम वाटर कहेंगे हम इसके लिए, है ना? ड्रॉट तो खाली सूखा सूखा है, हालांकि मेनली सूखा ही होता है, लेकिन अधिकता भी तो होती है पानी की, और अधिक होगा तो क्या नुकसान हो जाएगा? पानी अधिक होने में भी मर जाते हैं ना, तो क्यों मर जाते हैं? गल क्यों जाते हैं? हाँ, इसने कहा गल जाते हैं। गलने का मतलब उनमें फंगस लग गई। गलने का मतलब उनमें क्या लग गई? उनकी जड़ों में फंगस लग गई। उनके जब नमी ज्यादा है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो गया, है ना, जड़ें फंगस को बेरियर नहीं कर पा रही है, तो फंगस ने अटैक कर दिया और पौधा आपका क्या हो गया? खराब हो गया। हाँ, तीसरा क्या है बच्चे? पीएच, यानी कि सॉल्ट, है ना? वेरी गुड। ये स्ट्रेसेस है। इन स्ट्रेसेस से आपको लड़ने वाला आप प्लांट तैयार करते हैं कि भैया अत्यधिक ठंड जैसी अब पड़ रही है, कुछ पौधे आप देखेंगे अत्यधिक ठंड होती है तो मरने शुरू हो जाते हैं, जल जाते हैं, है ना? तो उसे बियर कर सकें। अत्यधिक गर्मी जब पड़ती है जून की, मई जून की, उसे बियर कर सकें। बहुत अत्यधिक सूखा पड़ जाए, पानी ज्यादा दिन तक ना मिले, तो उसे भी बियर करने की उसमें जमीन बहुत साल्टी हो, वहां पर भी वो ग्रो करें, यानी इस प्रकार के स्ट्रेस को वो सहन करने वाले होने चाहिए। नंबर एक कारण आ गया। नंबर दो कारण क्या होता है? केमिकल पेस्टिसाइड्स को कम करना, जो पेस्टिसाइड्स है उन पे उनकी निर्भरता कम हो जाए। जो भैया पेस्टिसाइड्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं, उस पर निर्भरता क्या हो जाए, क्योंकि हम तो चले वहीं से हैं, भाई इन केमिकल को घटाना है। और ये केमिकल कब घटेंगे? जब हमारे प्लांट में अपने अंदर ही वैसी शक्ति हो कि वो इन पेस्टिसाइड को ना ले, पेस्टिसाइड्स को ना ले, है ना? हम देखो उस ठंड में कैसे लिपटे लिपटे बैठे रहे, क्योंकि हमें ठंड के प्रति क्या है, ज्यादा हमारी बॉडी जो है सहन नहीं कर सकती। अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी हमारा शरीर सहन नहीं कर सकता, हम उस कंडीशन के लिए बचे। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो माइनस माइनस टेम्परेचर पे जिंदे रह रहे हैं, वो भी लोग हैं। तो उनके शरीर में वैसी एडेप्टेशन आ गई, उनके जीन में वैसे चेंजेस आ गए। हमें अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी दोनों सहन करनी पड़ती है, हम तो भारतवासी है ना। इंग्लैंड वालों का गर्मी में मैच रख लो यहाँ, अफ्रीका वालों का सर्दी में मैच रख लो यहाँ, तो हमें बेनिफिट मिलेगा, है ना? क्योंकि वो गर्मी में परेशान हो जाते हैं, उन्हें बहुत गर्मी लगती है क्योंकि वो सर्दी में रहने वाले हैं। अफ्रीकियों को गर्मी में रहने की आदत है, उन्हें सर्दी परेशान कर सकती है ना? तो यानी हमारे पास ये स्ट्रेस सहने की क्षमता होनी चाहिए, और यही बात है कि पेस्टिसाइड सहने की क्षमता हम में, जो हमारी क्रॉप है उसमें होनी चाहिए। पेस्टिसाइड का यूज ना करना पड़े, वो अंदर से ही रहे, उनसे उनके अंदर ही ऐसे चेंजेस कर दे हम बायोटेक्नोलॉजिकली कि वो अंदर से ही क्या करें, उन पेस्ट के विरुद्ध क्या करें, लड़ाई करें, उन्हें मार दें, उन्हें नष्ट कर दें। चलिए, दो हो गए। तीसरे क्या विशेषताएं देखना चाहते हैं आप बायोटेक्नोलॉजिकली? को कम करना, अभी पहले इसे पूरा ही कर लो, फिर
फसल तो बाद में ही देगा ही, अभी तो इसे कुछ और करना है। फसल बनाने के लिए इसे तो कुछ जमीन से खींचना भी है। नाइट्रोजन हो गया, न्यूट्रिशन। कर दे किसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को एनहांस कर? क्रॉप अपनी नहीं, उसे पहले तो मैंने बताया ना, देखो अगर ऐसे चलोगे ना तो आपको ये सिस्टमेटिक याद रहेंगे कि भैया पहले तो हमें क्या है, प्लांट है, क्या है, प्लांट प्लांट एटमॉस्फेयर से जूझेगा, यस सर, फिर कीड़ों से जूझेगा, यस फिर उसे जमीन से जमीन से- न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए, यस। न्यूट्रिएंट एफिशिएंट होना चाहिए। न्यूट्रिएंट क्या होना चाहिए? जो न्यूट्रिएंट है जो हमारे सॉइल में मौजूद है उनके प्रति क्या होना चाहिए? एफिशिएंट होना चाहिए, है ना? कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके घर में सब्जी वगैरह बहुत कम रह जाती है, हरी सब्जी कम है, और तो आपकी माताजी बहुत एफिशिएंट होती है, वो देखती है अच्छा, फिर वो कॉम्बिनेशन तलाशती है, अच्छा मटर इतने बचे हैं, आलू तो एक ही है, दाल इतनी है, तो वो एफिशिएंसी करके क्या कर देती है, एक नई सब्जी तैयार कर देती है। यानी उतनी ही सब्जी से पोषण कोई कम नहीं है, लेकिन एक सब्जी बन गई ना होते हुए भी या कम होते हुए भी। तो ऐसे ही इन्हें प्लांट्स को तैयार किया जाता है न्यूट्रिएंट एफिशिएंट, यानी वो एफिशिएंसी कर सके, जितना है उसे तो पूरा यूज करना है। अब इसे कहते हैं जितना है उतना पूरा यूज करना। अगर नहीं है ना, घर में सब्जी पूरी है तो एक दो आलू या एक दो प्याज जला से जरा सा भी होगा तो आप उसे क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। और अगर जिस दिन कम है ना, अगर हरी मिर्च सूखी हुई है, अरे ये पानी में डल के थोड़ी देर में हरी हो जाएगी, तो आपने क्या कर लिया, उनका यूज कर लिया, यानी एफिशिएंसी दिखाई आपने अपने अपने मटेरियल को यूज करने में, है ना? ऐसे ही प्लांट अपने न्यूट्रिएंट्स को एफिशिएंट बनाया जाता है उन्हें, कि भैया जहां है खींच लो, यूज ले लो, यस सर, ठीक है, तभी तो वो जिंदा रहेगा एडवांस कंडीशन में। तो न्यूट्रिएंट एफिशिएंट बनाया जाता है उसे, ठीक है, तीन हो गया। हाँ, अब उस पे क्या लगेगी, फसल लगेगी, क्या लगेगी, सर, फसल लगेगी भाई, फल लगेंगे, बीज लगेंगे, तो क्या हो, अब सब्जी वैल्यू अब हो गया आप कैसे चाहेंगे? आपने मान लिया, सपोज कीजिए आपने अपने घर में कोई पौधा लगाया, सपोज कीजिए आम लगाया, क्या आप ऐसा आम चाहेंगे जिसकी गुठली बहुत बड़ी हो, गुद्दा जरा सा हो, और वो आम बिल्कुल खट्टा हो? कैसा चाहेंगे? गुठली कम हो, गुद्दा ज्यादा हो, और मीठा हो, मीठा हो, देखने में अच्छा लगे, यस सर, बड़ा हो साइज में, साइज में क्या हो, बड़ा हो। तो ये सारी चीजें क्या है, उसकी क्या बढ़ा रही है, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा रही है। क्या बढ़ा रही है? न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा रही है ना? ऐसे तो आप देखें किसान अपनी फसलों को इस्तेमाल बदलते रहते हैं, यार कौन सा गेहूं लगाया था पिछली बार, नहीं इसे लगाओ, ये एक बीघा में ज्यादा होता है ना? वो अपनी भाषा में कहते हैं इसकी झड़प ज्यादा है, झड़प का मतलब प्रोडक्शन, झड़प का मतलब वो उनकी अपनी लैंग्वेज है जिसमें वो कन्वीनियंट महसूस करते हैं, तो वो बोलते हैं। तो यानी इसकी भैया प्रोडक्शन ज्यादा है, ये प्रजाति लगाओ, पानी कम लेती है। अब हर एक एरिया की, अब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी यही तो रिसर्च कर रहे हैं। अब भाई हिंदुस्तान इतना बड़ा है, एक एरिया ऐसा है जहाँ पे बारिश बहुत होती है, एक एरिया ऐसा है जहाँ पे ठंड ठीक पड़ती है, एक एरिया में ठंड कम पड़ती है, एक में सूखा रहता है, तो वो उसी हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी के लिए वैसी ही प्रजाति इस्तेमाल करते हैं। कैसी? पर्यावरण के अनुकूल। उस पर्यावरण के अनुकूल हो, अलग अलग प्रजाति। तो अब ये नहीं कि जो कश्मीर में लाभदायक होगी चीज वो यहाँ पर लगा, यहाँ पर भी होगी, नहीं, कश्मीर की कंडीशंस अलग है, यहाँ के लिए अलग प्रजाति, यस सर, ठीक है नहीं? तो इसलिए किसान अपने पड़ोसी से पूछता है तेरी लिमिट कैसे, वो वहां अखबार में पढ़ के वहां से नहीं पूछता लद्दाख वाले से कि भाई तूने क्या डाल दिया था खेत में जो इतना इतना सेव हो गया तेरा, है ना? नहीं, वो अपने पड़ोस से पूछता है, क्योंकि उसे पता है मेरे पड़ोसी की कंडीशन वही है जो मेरी है, यहाँ पे वैसा ही वातावरण है जैसा, है ना? तो इसलिए न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होनी चाहिए, एनहेंस होनी चाहिए, कैसे? बायोटेक्नोलॉजी। चलो, फसल के बाद फिर गन्ना है, मान लिया गन्ना आपने उगाया, यस सर, गन्ने में क्या चाहेंगे आप? सर वो मतलब बड़ा हो, बड़ा हो, जी, रस ज्यादा हो उसमें, रस ज्यादा हो, मीठा हो, शुगर ज्यादा हो, शुगर कंटेंट उसके अंदर ज्यादा हो, क्या हो? और नंबर 3, ये तभी होगा जब उसकी खोई जो है वो कम से कम हो, यस, गुद्दा कम हो उसमें, गुद्दा, वेस्ट उसका, जब जूस निकालने के बाद जो बच जाता है
उसे खोई बोला जाता कोई है ना। अगर वो ज्यादा होगी तो रस अपने आप कम हो गया, आपको हैवी मशीन लगानी पड़ेगी यानी। और अगर छिलका और ज्यादा पतला हुआ तो क्या होगा, उस पे इंसेक्ट हमला कर देंगे बाहर से। तो देखो सारी चीजें देखनी है ना, बैलेंस करके चलना है ना। अगर आप कहें कि यार ऐसा गन्ना तैयार कर लें जो बिल्कुल ऐसा हो कि बिल्कुल पतला हो, तो उस पे क्या हो जाएंगे, बोरर्स आ जाएंगे। गन्ने के भी तो अपने कीड़े हैं, तो वो हार्ड है तो इसका मतलब कुछ तो कीड़े बाहर से बाहर ही चले जाते हैं। भाई यहाँ टक्कर मारने से कोई फायदा नहीं है, तो बहुत सख्त मामला है। नए पेस्ट उस पे लगने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो जनरली आपने देखा होगा गन्ना कितने बच्चों ने खाया है, सभी नहीं खाओ। सबने खाया है? गन्ना सबने खाया है। तो गन्ने को खाने के लिए आपको छीलना पड़ता है पहले उससे, फिर आप उसे यूज करते हैं। लेकिन ये खाना है, जब चीनी बनेगी, शुगर बनेगी उससे, तो ऐसे छीलना तो नहीं जाएगा, ये जाएगा नहीं सर, ऐसे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा है? और उसकी लागत कितनी आ जाएगी, छीलने वाले की मजदूरी कितनी हो जाएगी। तो वैसा नहीं करते, डायरेक्ट करते हैं। और डायरेक्ट करने के लिए फिर कई चीजें हैं। भाई गन्ने में कीड़ा अगर लगा होगा तो गन्ना क्या किसी यूज का है, नो सर, नहीं है। दूसरी, किसान ने गन्ना उगा दिया, गन्ने में क्या लगा, पत्तियां बहुत ज्यादा है भाई, उसकी पत्तियां क्या है और जड़ें बहुत मोटी मोटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने गन्ना तो काट लिया, लेकिन जो क्रॉप को काटने के बाद जो कूड़ा है वो तो कितना बच गया, ज्यादा बच गया। उसी आजकल आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो चावल है, जो गेहूं है, उसे कटने के बाद उसकी पराली को क्या करो, मत जलाओ, वो वेस्टेज है ना। तो सरकार ने कहा यार इसका कुछ तरीका निकालो, रिसाइकिल करो। अपने वैज्ञानिकों को लगाया, खोजो कि भाई इसका कुछ हो सकता है क्या। फिर उन्होंने निकाला, हाँ जी इसका ये बन सकता है। आप देखते हैं आजकल जब आप शादी में जाते हैं तो आपको लगेगा कि गन्ने की खोई से बनी हुई प्लेटें भी है, व्हाइट व्हाइट। एक तो थर्मोकोल की होती है, एक थर्मोकोल के अलावा दूसरी होती है, वो किसकी बनी है, गन्ने की खोई की बनी है। किसकी बनी है, गन्ने की खोई से प्लेटें बनी है। तो यानी ये आप यूज लिया उसका, है ना। गन्ने की खोई से क्या बना दी है, प्लेटें बना दी। और वो क्या है, इको फ्रेंडली भी है। थर्मोकोल की प्लेट तो गलेगी नहीं, प्लास्टिक की प्लेट तो गलेगी नहीं, लेकिन वो आप यूज करेंगे थोड़े दिन बाद गल जाएंगे। तो इस तरह से हमारा पोस्ट क्रॉप जो है वेस्टेज, वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ये फायदे होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब एक फायदा, चलो एग्रीकल्चर में अगर हम देख रहे हैं तो अब हमें कोई एक ऐसा पौधा बताओ जिसपे सबसे पहले काम हो। एक मिनट, बीटी, नो 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 नो, कोई बात नहीं, अभी अभी तो बीटी पे फंस गया है पेज। बेटा ये बीटी क्या है, कौन बताएगा तुम में से, बीटी की फुल फॉर्म पता है किसी को, इधर नहीं पता, इधर कितने बच्चों को पता है बीटी की फुल फॉर्म, वेरी गुड, 1 2 3 4 5। हाँ, बैसिलस थुरिनजिएंसिस एक बैक्टीरिया है, क्या है, बैसिलस थुरिनजिएंसिस क्या है, एक बैक्टीरिया है। वेरी गुड, उसके नाम पे ही आया है बीटी। क्या खास बात है इस बैक्टीरिया की, इसके अंदर एक ऐसा जीव है, ये अपने डेवलपमेंट के दौरान कुछ प्रोटीन के ऐसे क्रिस्टल्स बनाता है, ऐसे क्रिस्टल्स बनाता है जो टॉक्सिक होते हैं। क्या होते हैं, और वो टॉक्सिक है इंसेक्ट्स के लिए, इसके लिए है। और जो इंसेक्ट के लिए ऐसे टॉक्सिक हो जो इंसेक्ट को मारने का काम करे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इंसेक्टिसाइड्स। अब इंसेक्ट
एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? एनिमल किंगडम की सबसे बड़ी क्लास कौन सी है? सबसे बड़ी क्लास कौन सी है? तो भैया इंसेक्ट तो बहुत तरह के हैं, तो क्या ये टॉक्सिन सभी प्रकार के इंसेक्ट को मारता है? तो इसका आंसर है नो, कुछ स्पेसिफिक। क्या है? एक बैसिलस थुरिंजिएंसिस एक बैक्टीरिया है, इसमें एक प्रोटीन बनता है जो कि प्रोटीन इंसेक्टिसाइड्स का काम करता है, कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट को मारने का काम वो करता है। ठीक है, वो ग्रुप कौन कौन से हैं जिनको ये मारने का काम करता है? कितने बच्चों को याद है उन ग्रुप्स का? कौन कौन से? तुम्हें याद है? तुम्हें भी याद है जो है का? एक का नाम बता। है लेबिडोप्टेरन्स। लेबिडोप्टेरन्स एक ग्रुप इसने बता दिया, लेबिडोप्टेरन्स। क्या होते हैं लेबिडोप्टेरन्स? कौन कौन रखा गया है इसमें? आर्मी वॉर्म और वॉर्म वर्म। आर्मी वर्म और वॉर्म वर्म। क्लियर? यस सर। दूसरा ग्रुप बताओ। है डेप्टेरन्स। डेप्टेरन्स। डेप्टेरन्स में कौन आते हैं? फ्लाइज एंड मॉस्किटोस। कौन आते हैं? फ्लाइज एंड मॉस्किटोस। ठीक है, एक तीसरा ग्रुप है ओलियोप्टेरन्स। क्या है? इसमें कौन आते हैं? बीटल्स। छेद देते हैं बीच में, है निकल जाते हैं। बीटल्स है। ये सारे खतरनाक है भाई। क्या है? सारे खतरनाक है। अब अगर हमें ऐसा कोई पौधा मिल जाए तो बाहर से इंसेक्टिसाइड को छिड़के बिना इन्हें अपने आप ही मार दे, मतलब ये कि एक पौधा ऐसा है जिसपे कीड़ा लग गया और उसने गलती कर दी कीड़े ने उस पौधे को खाने की, तो उस पौधे ने उसे मार दिया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? साइंटिस्ट ने सोचा, उन्होंने कहा यार जब बायोटेक्नोलॉजी हमने खोज ली, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक हमने खोज ली, तो अब हम इसका यूज काहे ना लें एग्रीकल्चर। यस सर। तो उन्होंने यही काम किया। क्या काम किया उन्होंने? उन्होंने क्या काम किया? बैसिलस थुरिंजिएंस से वो जीन निकाला और उस जीन को एक प्लाज्मिड में रखा और उस प्लाज्मिड वेक्टर को किसमें? प्लांट। क्रॉप में डालना शुरू कर दिया। सबसे पहले कौन सी क्रॉप ली उन्होंने? कॉटन। कॉटन में डाल दिया। यस सर। अब वो जीन किस में आ गया? कॉटन। जो वो टॉक्सिन प्रोटीन बनाने वाला जीन है, अब वो किस में आ गया? कॉटन प्लांट्स में आ गया। उसने वो कॉटन प्लांट्स में वो प्रोटीन वो बना लिया। ठीक। अब एक प्रश्न आता है भाई, चलो वो तो प्लांट है लेकिन वो तो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया इस टॉक्सिन से खुद क्यों नहीं मरा जब वो बना? कि वो प्रोटॉक्सिन फॉर्म में था। किस फॉर्म में था? प्रोटॉक्सिन फॉर्म में था। यानी जब तक उसे उसका ऑप्टिमम कंडीशन नहीं मिलेगी, जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा। और उसकी ऑप्टिमम कंडीशन क्या है? एल्कलीन मीडिया। कौन सा मीडिया है? अब एक कैटरपिलर आया, कैटरपिलर ने कहा बहुत अच्छी कपास लगी है, और उस कपास को उसने क्या किया? खाने की गलती कर दी, खा गया वो। उसके साथ साथ वो टॉक्सिन भी उसकी कहाँ चला गया? उसके गट में चला गट में चला गया। अब गट में मिड गट में पहुंचेगा। यस सर। मिड गट ऐसी है जैसे हमारी इंटेस्टाइन, है ना? अब वहां पे कैसा मीडिया है? जो प्रोटॉक्सिन फॉर्म थी वो प्रोटीन की, वो किस फॉर्म में आ गई? टॉक्सिन फॉर्म में आ गई, एक्टिव हो गया, वो टॉक्सिन फॉर्म बन गई उसकी। अब वो क्या हुआ? जो मिड गट की क्या है? एपिथेलियल सेल्स है, उसके अंदर वो क्या हो गया? पहुंच गया प्रोटीन, खुल गया। खुल गया तो उसने अपना रिएक्शन करना शुरू कर दिया। रिएक्ट करते ही उसने क्या कर दिया? उसने खाना शुरू कर दिया, खिलाना शुरू कर दिया। उसे रिएक्शन करने का मतलब खुलना उसका। तो अब एपिथेलियम से तो जुड़ी हुई क्या है? गट की दीवार है, तो उसमें क्या हो गया? छिद्र हो गए। छिद्र हो गए, क्या हो गए? और जब ये छिद्र इतने सारे हो गए तो वो तो स्वेलिंग और लाइसिस हो गए, वो तो उसकी इंटेस्टाइन क्या हो गई?
चिपक गई, अब वो किसी काम का नहीं रहा, तो क्या होगा अल्टीमेट रिजल्ट, वो मर गया। क्या हो गया? और यहाँ पे पूरी के पूरे खेत में ही ऐसा हुआ। तो अगर शुरू में गलती से 1000 इंसेक्ट ने हमला किया और वो बीटी कॉटन में पहुंच गए तो क्या हो गया? खत्म। खत्म। यस सर। और ऐसे पड़ोस का किसान भी कर ले तो कितनी अच्छी बात है, उससे पड़ोस भी कर ले तो कितनी अच्छी बात है। तो ऐसी जो फसल तैयार हुई उनके साथ एक शब्द जोड़ दिया गया बीटी। हालांकि ये ट्रांसजेनिक है क्योंकि इनमें चेंज हुआ इसलिए इन्हें क्या नाम दिया गया? वो कॉटन थी तो क्या कह दिया? बीटी कॉटन। बीटी कॉटन। क्या और भी फसलें ऐसी तैयार हुई है, खाली कॉटन ही हुई है? नहीं, और भी फसलें तैयार है ना, टोमेटो, पोटैटो, टमाटो, मक्का। हाँ। अभी आपने सुना है कल परसों का अखबार पढ़ा, इंडिया में एक हमने बायोटेक्नोलॉजी से ऐसी वैरायटी तैयार कर ली है कि जिसकी जड़ में तो क्या उगेंगे? आलू, और ऊपर क्या रहेंगे? टमाटर। हाँ? हालांकि ये वर्ल्ड में तो पहले से था, लेकिन हमने इंडिया में हमारी ये वैरायटी तैयार कर दी हमने। टोमेटो नाम दे दिया गया उसका। क्या नाम दिया गया उसका? टोमेटो। अब उनके स्वाद में कोई फर्क नहीं है कि भाई स्वाद में फर्क आ रहा है। तो पूरे विश्व में बायोटेक्नोलॉजी को लेके बच्चों तहलका मचा हुआ है ना, और तहलका इतने युद्ध स्तर पे है कि भैया उन्होंने कहा आदमी पे नहीं इस्तेमाल करना है ना, फसलों पे करो, जानवरों पे करो, ठीक है, ह्यूमन को छोड़ दो, अन्यथा जानवरों के लिए क्यों ना वो लेना पड़ा है। हाँ, वरना अगर लेना पड़ा समझ गए। लाइसेंस लाइसेंस परमिशन परमिशन तो कॉटन को बचा लिया, ऐसे ही किसे बचा लिया? व्हीट है, पोटैटो को, राइस को, मक्का को, ठीक है। अच्छा, ये बीटी कॉटन को ये बनाने वाला जो जीन, कोई ना कोई जीन होगा, मैंने कहा जीन है, तो इस जीन का नाम क्या है? इस जीन का नाम कौन बताएगा? जो कॉटन में यूज होता है और इस काम को करता है, क्राय1 AC, क्राय1 AC, और एक और है क्राय2AB। ये किस पे अटैक कर रहे हैं? ये कॉटन में है, और ये किस पे अटैक, किसे मारेंगे? बॉल वर्म। किसको मारेंगे? बॉल वर्म को। उसे मार देंगे, है ना? कैसे मार देंगे मैंने बता दिया। आपकी किताब में एक चित्र भी दे रखा है, कितनी कपास की वो दिखा रखी है इसमें है? मतलब दो सही है, एक सही है, 3 कंडीशन दिखा रखी है। एक तो पूरी जिसपे हमला नहीं हुआ, एक जिसपे ताजा ताजा हमला हुआ है, उसमें एक कोर बना हुआ है, और तीसरा जिसे बिल्कुल नष्ट कर दिया है ना। तो जब ये बीटी कॉटन होगी तो ये 3, हम हमारी फसल, देखो इसे समझिए, अब इसका मतलब कितना नुकसान हो गया हमारा? 1/3। भाई 3 दिखाई है, 3 में से एक ही उगी है, 2 तो खराब हो गई, तो हमारी प्रोडक्शन कितनी रहेगी? 1/3। और जब हम बीटी कॉटन का इस्तेमाल करेंगे तो हम 3 गुनी उपज करेंगे। कितनी करेंगे? 3 गुनी उपज करेंगे। वो तो तब है जब 3 ही कलियां खिली, अगर 5 कली वाला, अगर हम वैरायटी ऐसी ले जिसपे 5 हो तो हम अपनी प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, है ना? चलिए, एक और जीन है बच्चों, क्योंकि फिर ये कैसे निर्धारित हो कि हमें कौन सा जीन चाहिए? ये निर्धारण किसके द्वारा होता है कि हमें कौन सा जीन चाहिए, कौन सा जीन डालें हम?
कौन कौन से मेन पेस्ट कौन से? दो चीजें मैंने नहीं, बताई, नंबर एक है क्रॉप, क्रॉप्स होती है नंबर एक प्लांट, और नंबर दो उस पर लगने वाले insect. इंसेक्ट्स। ये डिसाइड करते हैं हमें कौन सा जीन, कौन सा स्ट्रेन लेना है जो वो जीन बना। ठीक है, एक है जीन क्राई 1 AB। क्या है बच्चे? क्राई 1 AB। क्राई 1 AB। ये किस पे अटैक करता है? कौन? औरत है? कौन ही अपनी, ठीक है, कौन बोरर। कौन बोरर किस पे हमला करता है? मक्का के प्लांट, मक्का के प्लांट पर उसे बोर कर दे, और उसे कौन मारता है? क्राई 1 AB। नाम मैंने बताया था, नाम सबको पता है कैसे लिखा गया है ये नाम। देखो, नाम अब तीन तरह से आ गए ये। नंबर एक, नहीं पहले किसका नाम? प्लाज्मिड में आपने नाम देखे हैं, प्लाज्मिड में नामकरण इससे पहले वाले लेसन में देखा ना, प्लाज्मिड में नामकरण कैसे होता है। दूसरा, एंडोन्यूक्लियस का नामकरण कैसे होता है, और तीसरा ये जीन का नामकरण। क्या नामकरण है? जीन का नाम है ना। क्राई का मतलब क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल्स के रूप में, है ना। 1 क्रिस्टल के रूप में क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन 1 क्या है उसकी? ग्रेड। ग्रेड 1 2 3 ये क्या होते हैं? ग्रेड होते हैं। फिर एक ग्रेड में क्लासेस होती हैं। एक क्या है? क्लास है, और ए के बाद ये क्लास ए कैपिटल में है, ABC क्लासेस हैं, और उसके बाद फिर क्लास की भी सब क्लासेस हैं, वो स्मॉल में। ठीक है, चलिए, अब आपने अपने मक्का को, कपास को और फसलों को किससे बचा लिया? इन तीन तरह के जो अटैक है इंसेक्ट के, उनसे क्या किया? बचाने का इंतजाम बीटी क्रॉप के द्वारा कर लिया। ठीक है, अब हम एक और, ये वास्तव में पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट ही था। क्या था? था या नहीं था? पेस्ट को इसने रेजिस्ट किया। एक और पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट की हम बात करेंगे। टोबैको का नाम सब बच्चों ने सुना है? कौन से ऐसे बच्चे हैं जिसने टोबैको का नाम नहीं सुना? नाम बताओ। टोबैको सुना है सबने? टोबैको तंबाकू, है ना। अच्छा, हाँ, अब जब नाम आपने सुन लिया, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इसका बॉटनिकल नेम पता है टोबैको का? हाँ, मेरा मॉर्फिन भी आता है, मतलब मैंने किस तरह से सुन रखा है इसका मॉर्फिन होता है, निकोटीन हैं? निकोटीनम टोबैकम, बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है इसका? निकोटीनम टोबैकम। अच्छा, कौन सी फैमिली का है ये तो पढ़ लिया होगा। क्यों? क्योंकि इसका जिक्र आया था शुरू में, पहले लेसन में, इसका जिक्र आया था। चलो मैं बता देता हूँ, आलू का कोई रिश्तेदार हो सकता है ये, सोलनेसी। किसका है ये? सोलनेसी का है। फैमिली किसका है? फैमिली सोलनेसी का है। हाँ जी, बहुत आते हैं उसमें, एक ही थोड़ा ना आएगा, एक फैमिली में बहुत सारे मेंबर है। सोलनेसी फैमिली का ये मेंबर है। अच्छा, एक और बताओ पहले टोबैको के बारे में। आप ये डाइकोट प्लांट है, मोनोकोट प्लांट है? देखो, कुछ चीजें आपकी क्लियर कर दूं ना मैं। क्या है? डाइकोट है, मोनोकोट है? सोलनेसी कौन सी फैमिली है? डाइकोट की है, मोनोकोट की है? डाइकोट की है। किसकी फैमिली है? तो ये एक डाइकोट प्लांट है। क्या है? डाइकोट प्लांट है। पता लग गया? इसका बॉटनिकल नेम
निकोटिनम टबैकम, ठीक है, निकोटिनम टबैकम। नंबर 2 फैमिली सोलेनेसी। नंबर 3 डाइकोट प्लांट। जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उस पे आते जा रहे हैं। नंबर 4 इसका रूट सिस्टम कैसा है? इसका रूट सिस्टम कैसा है? सर डाइकोट में टैप सिस्टम होता है मोस्ट ऑफ द डाइकोट। इसने कहा है डाइकोट रूट्स में टैप रूट सिस्टम होता है। सब बच्चों को पता है टैप रूट सिस्टम, मूसला जड़ तंत्र। यस सर। हिंदी में अगर कहें तो उसे पता है सब बच्चों को। प्राइमरी रूट्स होते हैं, उसमें मेनली एक प्राइमरी रूट होती है, मेन क्या होती है? हाँ, रेडिकल से निकलती है प्राइमरी रूट, फिर उससे ही सेकेंडरी, फिर उससे निकलती है सारी, फिर उससे सारी निकलेंगी प्राइमरी से। प्राइमरी से बाकी जितनों को भी निकलना होगा वो प्राइमरी से ही निकलेंगी, है ना। ये कौन सी हो गई? ये और फिर ये सिस्टम हो। और जबकि एक और रूट सिस्टम होता है जो मोनोकॉट्स में पाया जाता है, कौन सा होता है? फाइब्रस या एडवेंटिशियस। उसमें क्या होता है? रेडिकल से एक साथ में बहुत सारी रूट्स निकल जाते हैं, फाइबर्स निकल जाते हैं, इसलिए उसे फाइब्रस कहा। यानी एक ना निकल के रेडिकल से बहुत सारे वहीं से निकल जाते हैं। ये मेन अंतर है। तो इसमें कौन सा है? हाँ, अगर आप डायग्राम देखेंगे उसका तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है। एक डायग्राम दे रखा आपकी एनसीईआरटी में टोबैको की रूट का है, एक हेल्दी रूट का टाइप, हेल्दी रूट, और ये रखा है एनसीईआरटी खोली है, तो उससे ऐसा लगता है जैसे ये फाइब्रस रूट हो, बट इट इज नॉट ए फाइब्रस रूट, इट इज ए टैप रूट, है ना। तो यहीं पे सवाल बनता है कि टोबैको कंटेन कौन सी रूट। आप कहेंगे अच्छा यार कहीं लिखा तो था नहीं, लेकिन मैंने चित्र देखा था, चित्र तो उसका ऐसे ही था जैसे फाइब्रस रूट का है। हाँ, तो बच्चे गलती करते हैं, इसलिए आपको बताएगा कैसे रूट है इसकी, टैप रूट, ठीक है। अच्छा, आपको ये पता है भारतवर्ष में टोबैको आया कहां से? कोई मतलब नहीं कहता है कितना खा के लोग लेडीज को हो रहा था बस ये बताइए नहीं तो ऑटो में क्या बस भाई टोबैको पता है कहाँ का प्लांट है? हाँ, ये कोल पौधा नहीं है सर, ये नॉर्थ या साउथ? नॉर्थ अमेरिका, पेरू से आया है। कहाँ से आया है? पेरू का है, पेरू में होता है, अमेरिकन महाद्वीप। और भारत में कैसे आया? देखो सुनिए, कोलंबस ने जब खोज की, कहाँ की? अमेरिका की। ये पौधा यूज होता था, वहां के आदिवासी लोग, मूलवासी यूज अपने जो धार्मिक क्रियाकलाप है उसमें यूज करते थे। अच्छा, आपको पता है इसमें निकोटीन पाया जाता है, और निकोटीन एक नशा करता ही है, नशा करता है। तो अब जितनी भी ऐसी चीजें हैं वो सब धार्मिक क्रियाकलापों में यूज होती हैं पहले से। ये 1400 की बात से पहले की बात है, 6000 बीसी से यूज हो रहा है। ये कब से यूज हो रहा है? वहां पर अमेरिका में कोलंबस ने खोजा अमेरिका को, वहां से गया यूरोप, और यूरोप से पुर्तगाली लेकर आगे उसको भारत, और कहाँ लेके आए सबसे पहले? सर उसमें अच्छा, भारत में बता सकते हो उस बादशाह का नाम जिसने सबसे पहले तंबाकू का टेस्ट किया? वो थे महान अकबर।
छह एक हैं। सर मैं बोलने वाली थी पर मैंने बोला नहीं। आपने सुना नहीं इसलिए तो हम सुना रहे हैं। एक बंदे मना नहीं करे। नहीं वो ऐसे नहीं था, जो धनुष मैं बताता हूँ। तो 50 देखें देखें हुआ क्या, वो पहुंचा वहां से गुजरात, उनके सेनापति ने कोई युद्ध लड़ा, उसमें बहुत सारी चीजें जीती, तो पुर्तगाल ने कहा भाई हमारी तरफ से कुछ भेंट राजा की तरफ लेके जाओ, तो उन्होंने चांदी की तस्तरी में रखे एक बहुत बढ़िया हुक्का जो है वो पेश किया बादशाह को। जब उसने सारी चीज दिखा दी तो वो अजीब था हमारे लिए, इंडियंस के लिए, कि भाई ये क्या उपकरण आ गया। अकबर को भी लगा भाई ये क्या चीज है। उसने कहा बादशाह ये जो है ना, एक उसके साथ एक मैच स्टिक था बहुत सुंदर सा, भाई बादशाह के पास तो चांदी वानी में बना के देना ही है उन्हें। तो उसने कहा जी इससे इसमें आग लगाई जाएगी और फिर आपको इसे टेस्ट करना है, खींचना है पाइप को। तो ठीक है भाई, उन्होंने खींचा, खींचने के बाद ठीक है भाई अनुमति दे दो इस पौधे को लगाने की। अब कृषि उसकी होने लगी, और इतनी कृषि होने लगी कि लोग फिर तो वहां के नशे में आने लगे। फिर जहांगीर ने बैन लगाया इसकी खेती पर कि साला कोई बंदा जो है तंबाकू की खेती नहीं करेगा, इतना नशे में झूमता रहेगा वो। तो ये तम्बाकू की कहानी है। लेकिन तम्बाकू आज आप जानते हैं, आज हम हमारा पौधा नहीं था, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हम आज की डेट में वर्ल्ड के सबसे नंबर 2 पे तम्बाकू प्रोडक्ट करने वाले कंट्री। निश्चित रूप से जहां पर अब वो मेक्सिकन मैक्सिको वगैरह वही है। ठीक है, अब टोबैको में निकोटीन बनता है। अच्छा एक चीज और भी है, नहीं आप कैसे बचोगे तंबाकू से, इंडियन कैसे बचेंगे भैया। ये तो अभी तो थोड़ा सा क्रेज युवाओं में है, वरना पहले तो क्या देखो, पहले क्या था कि घरों में हुक्का, बीड़ी, नस्वार, है ना। हाँ नस्वार जानते हो, अपनी मम्मी से अपनी नानी या दादी के बारे में पूछना। अभी नहीं पीता, नानी दादी की बात की मैंने, वो नस्वार होती है पहले। आज आप जो है ना, जो लोगों को चाय, आज आज कोई मेहमान आते हैं तो क्या हम ऑफर करते हैं, चाय कॉफी या इस, पहले ये नहीं होता था। पहले कोई आया चाय कोई जानता नहीं था, चाय का नहीं पता था लोगों को, चाय अंग्रेज लेके आए बाद में, हाँ चाइना से ठीक है ना। सारी तो वो नस्वार होती थी, उसे पानी का एक गिलास, गुड़ और फिर नस्वार। तंबाकू का वो रूप जो सूंघा जाता है, क्या किया जाता है, सूंघा जाता है। तो इस प्रकार से तब अच्छा, अब सुन लीजिए मेरी बात, तो हम अपनी बात पे आते हैं। ये तो हिस्ट्री हुई तंबाकू की। अब आती है मेन बात, भाई तंबाकू की फसल हमें चाहिए, हम सेकंड प्रोडक्शन, वर्ल्ड में इसकी बहुत डिमांड है, हमारी फैक्ट्रियां चलती है, हमारे लोगों को रोजगार मिलता है, इसलिए मस्ट एक्साइज ड्यूटी बहुत लगाते हैं हम, सरकार को फिर पैसा मिलता है, तो हम लोगों के लिए उससे उनके कल्याण की योजनाएं चलाते हैं, सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, सरकार ये सब काम हम उसी पैसे से करते हैं जो हमें एक्साइज ड्यूटी से सरकारों को मिलता है। सरकार के पास अपनी फैक्ट्री नहीं लगी हुई कि वो कितना भी पैसा लगा लेंगे, इसका एक नियम है कि हम ये नहीं कि कितने पैसे छाप के हम अमीर बन सकते हैं, ऐसा नहीं होता। एक वैलिडिटी होती है, उतना ही सोना आपको रखना पड़ता है अपने बैंक में, क्योंकि अगर कल को ये सारा पैसा एक जना इकट्ठा करके कहने लगा मैं तो सरकार खरीदूंगा, भाई कैसे खरीदेगा, सोना है हमारे पास इतना, ठीक है ना। तो एक सिस्टम होता है इसका, इकोनॉमी का एक सिस्टम होता है। तो हमें आती है तो इसलिए हमें प्रोडक्ट करनी है, प्रोडक्ट करनी है तो प्रोडक्शन बढ़ानी है। इसमें भैया एक निमेटोड हमला कर देता है। निमेटोड्स आप जानते हैं, निमेटोड्स हमला करते हैं, प्लांट्स पे करते हैं ये हमला, एनिमल्स पे करते हैं, इवन ह्यूमन के भी पैरासाइट है, ह्यूमन भी इनसे नहीं बचा है, ह्यूमन के पैरासाइट्स भी होते हैं निमेटोड्स। तो एक निमेटोड्स जो है किस पे हमला करता है, टोबैको की रूट पर भी हमला कर दे। मेलोडी गायनी इनकॉग्निशिया, मेलोडी गायनी इनकॉग्निशिया, मेलोडी गायनी इनकॉग्निशिया, ये क्या है बच्चा, एक निमेटोड है।
और जब ये हमला करता है तो रूट पर जो है टोबैको की छोटे छोटे नोड्स बन जाते यस सर हैं। छोटे छोटे क्या बन जाते हैं? नोड्स बन जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रूट नोड डिजीज ऑफ टोबैको। रूट नोट डिजीज ऑफ टोबैको। ठीक है, अभी हमें सचिन सर आपकी क्लास लेंगे अभी। ठीक है, तो सचिन सर आपकी क्लास लेंगे तो हम इसका हिस्सा थोड़ा सा नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे, जो टोबैको वाला हिस्सा है ना। बाकी तो लेसन बचा ही है, वो तो कराएंगे। अब सचिन सर को आमंत्रित कर रहे हैं हम क्लास लेने के लिए, तो उन्हें क्योंकि फिर जाना भी है, इसलिए वो आपको क्लास लेके आपका फायदा कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो बाकी हम इसमें नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इतना याद करके आना, आज आपको तंबाकू की बातें बंद कर दीजिए, आगे जाओ टॉपिक पे। तो आपको पता लग गया कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट भी तैयार करेंगे, है ना। यस सर। जो निमेटोड है बच्चों, कौन? निमेटोड। नाम समझ में आया निमेटोडा है? पढ़े हैं निमेटोड आपने? तो एक ये निमेटोड्स जो है पैरासिटिक होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? किस किस पे पैरासिटिक होते हैं? ये प्लांट्स पे होते हैं, एनिमल्स पे होते हैं और मैन में भी होते हैं। अच्छा, मैन में कोई पैरासिटिक निमेटोडा का नाम बता सकते हो आप? एस्केरिस। और बताओ सोच के। वुचेरिया का नाम सुना है आपने? है? हाँ, कौन फैलाता है वुचेरिया? वेक्टर कौन है वुचेरिया का? क्यूलेक्स मॉस्किटो। कौन है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। यानी कहने का मतलब ये हुआ भाई, ये निमेटोड सब पे पैरासिटिक हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन हो, कोई भी इनसे नहीं बचा है। तो एक निमेटोडा टोबैको प्लांट्स की रूट में भी पैरासिटिक होता है। किसमें होता है? और क्या नाम है उसका? मेलोडी गाइनी है, इनकॉग्निशिया। इनकॉग्निशिया ये किस पे पैरासिटिक है बच्चों? टोबैको पे। टोबैको प्लांट की किस पे है? रूट पे है। और जब ये रूट्स पे है तो रूट्स में जब ये होता है तो रूट्स में छोटी छोटी नोड्स बन जाती है। क्या बन जाती है? नोड्स बन जाती है। तो रूट्स में जब नोड्स बन जाती हैं तो क्या हो जाती है? इस डिजीज को क्या कहते हैं? रूट नोड डिजीज। रूट नोड डिजीज हम इसे बोलते हैं। अब रूट में अगर नोड्स बन जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? किस चीज का? मिनरल्स और वाटर के एब्जॉर्प्शन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स में एफिशिएंसी उसकी घट जाएगी। यानी प्लांट जो जमीन से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहा है और एब्जॉर्ब करके कहां दे रहा है? ऊपर दे रहा है, लीव्स में जा रहे हैं वो। लीव्स में होगा फोटोसिंथेसिस, तो फूड बनेगा। तो वो फूड बनने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? बाधित हो जाएगी। तो माल नरिश हो जाएगा प्लांट, और जब माल नरिश हो जाएगा प्लांट तो उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? इफेक्ट हो जाएगी। ग्रोथ इफेक्ट होने का मतलब? ग्रोथ इफेक्ट होने का मतलब है प्रोडक्शन घट जाएगा। ग्रोथ इफेक्ट होने का मतलब भाई तंबाकू में की क्या यूज होती है? पत्तियां। क्या यूज होती है? पत्तियां। और पत्तियां ही कम बनेंगी। पत्तियां कम बनेंगी तो प्रोडक्शन हो गया कम, और जब प्रोडक्शन कम हो गया तो लॉस हो गया।
तो क्या हो गया? लोकस, है ना? निमेटोड का नाम पता लगा क्या है? इनकॉग्निशिया। किस पे पैरासिटिक है ये? टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट के किस पार्ट पे इंफेक्शन करता है ये? उस पे। कौन सी डिजीज डालता है? नोडिल। जिससे क्या प्रभावित होता है? प्रोडक्शन। फूड नहीं बना रहा है टोबैको, फूड नहीं मिलता हमें, क्या मिलता है हमें? हैं? तंबाकू से हमें क्या मिलता है? लीव्स का। लीव्स से क्या मिलता है तंबाकू की? क्यों चाहिए मैं तंबाकू के लिए? साग बनाना है तंबाकू का, जैसे पालक का बनाते हैं हम, तो क्या बनाना है? तंबाकू प्राप्त होगा, टोबैको प्राप्त होगा। और टोबैको में क्या होता है? निकोटीन नाम का एल्कलॉइड्स होता है, जो कि क्या करता है? इससे नशा हो, इससे क्या होता है? नशा होता है लोगों को। ठीक है, टोबैको का साइंटिफिक नेम पता है सब बच्चों को? फैमिली पता है सब बच्चों को? इसकी रूट का टाइप पता है? तो अब आपको टोबैको प्लांट्स की फैमिली पता लगी होगी। क्या है फैमिली? सोलेनेसी। नाम क्या है? निकोटीना टोबैकम। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली है। रूट कैसी है? टैप रूट है। और उसके ही टैप रूट में इंफेक्शन होने से प्रोडक्शन हमारी घट जाती है। अब भैया जब प्रोडक्शन घट रही है तो अब इससे बचना है, निमेटोड से बचना है। क्या करना है? कैसे बचे भाई निमेटोड से? निमेटोड से बचने के लिए और प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस। और संक्षेप में इसे हम क्या लिखेंगे? आरएनए आई। आरएनए इंटरफेरेंस क्या चीज है भाई? आरएनए इंटरफेरेंस जरा इसे समझेंगे हम। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट, हिंड्रेंस पैदा करना, रुकावट पैदा करना, इंटरफेयर कर रहा है भाई। ये किस काम में इंटरफेयर कर रहा है? अब हम जरा देखेंगे। आपको सामान्य पता है जो सेंट्रल डोग्मा है, आपने देखा है उसमें डीएनए जो है, डीएनए क्या बनाता है? आरएनए का निर्माण करता है। डीएनए किसका निर्माण करता है बच्चे? आरएनए का निर्माण करता है। पता है सब बच्चों को? और डीएनए जब आरएनए का निर्माण करता है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ये घटना क्या कहलाती है बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन। और जब डीएनए डीएनए का निर्माण करता है, जब डीएनए डीएनए का निर्माण करता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? जब डीएनए आरएनए का निर्माण करता है तो उन्होंने बच्चों ने कहा कि ये ट्रांसक्रिप्शन है। और जब डीएनए डीएनए का निर्माण करेगा तो इसे हम क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन। जब डीएनए डीएनए के मॉलिक्यूल को बनाए तो हम उसे क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। और जब आरएनए डीएनए को बनाए तो रिवर्स। और जब आरएनए आरएनए को बनाए तो आरएनए रेप्लिकेशन। उसे हम क्या कहते हैं? आरएनए रेप्लिकेशन। ठीक है ना? आरएनए आरएनए को कहां बनाता है? आरएनए आरएनए को कहां बनाएगा? सोचिए जरा, कितने बच्चों को पता है? हाथ खड़ा करो। आरएनए आरएनए को कहां बनाएगा? जेनेटिक मटेरियल पे आओ। और कौन? जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा तो भैया वो तो आरएनए ही बनाएगा। कौन है ऐसे? रेट्रो वायरस है ऐसे। क्या है? रेट्रो वायरसेस है ऐसे। तो समझ में आ गई है? पहले ये गुड़ आ गया समझ में, ऐसे समझ में आ गया। अब डीएनए से बना बेटे आरएनए। और आरएनए है कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए
ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल, ठीक है। मैसेंजर आरएनए कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। कहाँ रहता है? न्यूक्लियस। और ये दोनों बाकी के आरएनए कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में। और ठीक है ना। अब एमआरएनए का क्या काम है? जरा थोड़े थोड़े से इनके काम भी पता होने चाहिए, मोटा मोटा काम पता होना चाहिए, है ना। एमआरएनए का क्या काम है? मैसेंजर। इसके अंदर सूचना, ये किससे बन गया है? डीएनए से। आप जानते हैं एक जीन एक प्रोटीन, एक जीन एक प्रोटीन, ये फिनोमेना जानते हैं आप। तो भैया जीन का मतलब पार्ट ऑफ डीएनए। अब डीएनए को बनाना है क्या? प्रोटीन। अब प्रोटीन बनाएगा कैसे? ऐसे थोड़ा ना कि बस डीएनए प्रोटीन बना देगा, यही तो प्रोसेस है। तो यहां पर क्या प्रक्रिया चलेगी कि भैया ये एक मैसेंजर आरएनए क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? और मैसेंजर आरएनए के क्या अंदर क्या होगा? सूचना होगी। क्या होगी? मैसेज होंगे। कौन से मैसेज होंगे? कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, उसकी सीक्वेंस होगी उसमें, उस प्रोटीन की, ठीक है। अब मैसेंजर आरएनए कहाँ है? न्यूक्लियस में। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये मैसेंजर, ये डीएनए, ये मैसेंजर आरएनए। अब ये मैसेंजर आरएनए यहां से आएगा, क्या करेगा आके? अब जैसे आएगा तो ये राइबोसोम पे है। कहाँ आएगा? राइबोसोम। अब राइबोसोम पे आने के बाद जो टीआरएनए क्या है? इसके मैसेज को पढ़ेगा और इससे जुड़ेगा, और पढ़ के जुड़ के वही अमीनो एसिड उसके साथ होगा जो उसमें, जिसकी सीक्वेंस है उसमें, जिसके लिए वो कह रहा है? और उसके लिए एंजाइम का काम कौन करेगा? राइबोसोमल आरएनए। एंजाइमेटिक काम कौन सा, कैटलिस्ट की तरह काम कौन करेगा? राइबोसोमल आरएनए। तो हर एक का काम अलग अलग। तो इससे प्रोटीन बनेगा। तो आरएनए से क्या बनेगा बच्चे? प्रोटीन। तो इसमें प्रोटीन बनने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? एमआरएनए। किसकी भूमिका है? एमआरएनए की। और बनेगा क्या बच्चे इससे? प्रोटीन। प्रोटीन ही तो बनाना है हमें। यही तो एक्सप्रेशन ऑफ जीन है। जीन का एक्सप्रेशन क्या है? कि वो प्रोटीन बनाए। जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है ना, कैसे एक्सप्रेस करता है? प्रोटीन बना। प्रोटीन का तो सारा खेल है दुनिया में, अलग अलग प्रकार की प्रोटीन का। तो बच्चे अब आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन। यानी जो मैसेज था उसे ट्रांसलेट कर दिया गया, तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। तो भैया कोई ऐसा एजेंट जो मैसेंजर आरएनए के इस प्रोसेस को बाधित कर दे, यानी प्रोटीन ही ना बनने दे। मैसेंजर आरएनए बने लेकिन उस प्रोटीन को ना बनने दे, इसमें इंटरफेयर कर दे, तो ये क्या कहलाता है? आरएनए इंटरफेरेंस। अब आरएनए इंटरफेरेंस होता कैसे? आपने देखा होगा कि आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंड होता है। क्या होता है? आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है। लेकिन यदि आरएनए डबल स्ट्रैंड हो जाए किसी भी तरह से, क्या हो जाए? डबल स्ट्रैंड हो जाए, डीएसआरएनए, तो ये कुछ नहीं कर सकता, ये प्रोटीन नहीं बना सकता, प्रोटीन नहीं बना सकता। तो भैया इस मैसेंजर आरएनए को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? डबल स्टैंडर्ड आरएनए में। और किसके द्वारा? क्या? डीएसआरएनए, मतलब डबल स्टैंडर्ड आरएनए से ही किया जाता है कि भाई इसे बना देंगे, इसे बाधित कर देंगे। इतनी बात समझ में आई आपको? मोटी मोटी बात समझ में आई? एक बार और समझ लेते हैं इसे। ये प्रोसेस तो सब बच्चों को समझ में, यहां तक तो सब बच्चों को समझ में आया। मैसेंजर आरएनए का काम है प्रोटीन बनाना। में मुख्य उद्देश्य हमारा कि हमें इसकी प्रोटीन बनाने की क्रिया को क्या करना है? इंटरफेयर करना है, बाधित करना है। तो हम एक डीएस आरएनए की सहायता से ही इस मैसेंजर आरएनए को डीएस आरएनए बना देंगे, डबल स्टैंड आरएनए बना देंगे।
जिससे अब ये काम ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा, ट्रांसलेशन का कार्य नहीं हो पाएगा और ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो उसका एजेंट क्या है उस डीएसआरएनए का, कहां से आता है वो डीएसआरएनए? सामान्यतः इस टेक्निक को हमारी यूकैरियोटिक सेल्स जो है अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज करती है। इसे यूज करती है, किसके यूज करती है? आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक को यूज करती है हमारी यूकैरियोटिक सेल्स, जब हमें उन्हें प्रोटेक्शन करना होता है वायरस। कोई वायरस अगर अटैक कर दे, क्या कर दे? वायरस अटैक कर दे, तो वायरस, और कौन सा वायरस? रेट्रोवायरस। कौन सा वायरस? रेट्रोवायरस। वो अटैक करे तो उस रेट्रोवायरस के अंदर डीएसआरएनए स्रोत है। डीएसआरएनए क्या है? स्रोत है। और डीएसआरएनए ट्रिगर्स करता है, क्या करता है? ट्रिगर करता है। और जब ट्रिगर करता है तब हम आरएनए इंटरफेरेंस की इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। तो इस यह पूरी क्या प्रक्रिया, इसे जरा अब हम समझेंगे। ठीक है, ये हम किस में इस्तेमाल कर रहे हैं? टोबैको में। किसमें इस्तेमाल कर रहे हैं? टोबैको में। अब टोबैको में कौन अटैक कर रहा है? मेलोडिगाइनी इनकॉग्निटिया। ये तो इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट कि इसके अंदर क्या मैसेंजर आरएनए बनता है, वही आरएनए हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसमें? किसमें? कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, जरा देखिए किसकी सहायता से यूज करें? एजोटोबैक्टर। डबल स्टैंड आरएनए इंट्रोड्यूस करेंगे हम। ठीक है, अब क्या करेगा डबल स्टैंड आरएनए, जरा देखिए। हमने एक वेक्टर की सहायता से डीएसआरएनए इंट्रोड्यूस कर दिया, किसमें? देखो निमेटोड का जीवन देख, पहले एक ये बात लाइन में समझ लीजिए, निमेटोड कैसे जीवित रहता है, कोई भी चीज कैसे जीवित रहेगी। निमेटोड चला गया, अगर उसकी जो जीवित रहने के लिए, उसकी वृद्धि करने के लिए जो प्रोटीन वो बनाता है, अगर वही नहीं बनेगी तो क्या होगा? वो मर जाएगा। इतना क्लियर है? तो वही प्रक्रिया हम समझाएंगे, देखिए कैसे होता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए है बच्चे, ये डीएसआरएनए है जो हमने क्या किया? अंदर डाला। ठीक है, अब डीएसआरएनए जैसे अंदर डालेंगे तो एंजाइम की सहायता से क्या होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में फूट जाता है। इन्हें कहते हैं स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। क्या कहते हैं बच्चे ने? स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। माइक्रो स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए भी होते हैं, है ना, माइक्रो एमआईआरएनए भी होते हैं, जो और भी छोटे होते हैं। क्लियर हो गया? ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गए? टूट गए। अब हमने चूंकि दूसरे एंजाइम की सहायता से, दूसरे एंजाइम की सहायता से इसके स्ट्रैंड जो हैं अलग अलग हो जाते हैं। इसके स्ट्रैंड क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर? अब सपोज कीजिए ये प्लांट की सेल है और इसके अंदर ये निमेटोड का आरएनए है। क्या है ये? आरएनए। ठीक है, चूंकि हमने ये जो डीएसआरएनए इंट्रोड्यूस किया था, वो ये ऐसा यूज किया है जो इसका कॉम्प्लीमेंट हो। इसका क्या हो? कॉम्प्लीमेंट। तो भैया ये आरएनए के स्टैंड दो तरह के, एक सेंस, एक नॉन सेंस, एक पैसेंजर, एक गाइड। इन्हें सेंस और नॉन सेंस या पैसेंजर और गाइड के नाम से भी जानते हैं। एक टुकड़ा सेंस है, दूसरा टुकड़ा क्या है? नॉन सेंस। जो सेंस है समाप्त हो जाता, कौन सा बचा? नॉन सेंस या गाइड। कौन सा बचा? नॉन सेंस, या इसे दूसरा नाम क्या है? गाइड आरएनए पीस बचता है। और जब ये गाइड आरएनए, अब यहाँ पे देखो ये घटना होगी, ये आया, ये इसके अंदर पहले से ही पड़ा हुआ है,
ये तो पहले से हमने इंट्रोड्यूस किया ना सेल के अंदर। अब चूंकि निमेटोड ने अपना काम प्रोटीन सिंथेसिस शुरू किया, प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करने के लिए उसने कितना क्या भेज दिया, आरएनए आएगा ही उसका। अब जैसे ही आरएनए आए उसने ट्रिगर कर दिया, इसे ट्रिगर हो गया। ये ट्रिगर होते ही ये पहले छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, छोटे छोटे टुकड़ों के बाद ये सिंगल स्टैंड में आ जाएगा, एक सेंस और एक नॉन सेंस या एंटी सेंस, सॉरी नॉन सेंस नहीं कहते, एंटी सेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी सेंस। और ये जो है समाप्त हो जाएगा और ये पहुंच जाएगा यहाँ, और इसके साथ मिलके क्या बना लेगा, ये डबल स्टैंड आरएनए। क्या कर पाएगा ये, क्या ये प्रोटीन बना पाएगा, ये डीएसआरएनए के फॉर्म में आ गया, ये प्रोटीन नहीं बना पाता। अब ये निमेटोड जो इसके अंदर पैरासिटिक है, इसकी प्रोटीन नहीं बन रही है, क्या ये ग्रो कर पाएगा, ये क्या हो जाता है, मर जाता है। यही टेक्निक कहलाती है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। समझ में आ गई? कोई ऐसा बच्चा जिसकी समझ में ना आया हो, दोबारा से। हमें पता है कि भैया टोबैको के अंदर एक निमेटोड अटैक करता है, एक स्पेसिफिक निमेटोड है जो अटैक करके इसमें कौन सी डिजीज फैला रहा है, रूट नॉट डिजीज फैला रहा है। और वो कौन है, क्लोरीडाइनी इनकॉग्निशिया। कौन है, क्लोरीडाइनी इनकॉग्निशिया। हमने पहचान कर ली जीन के, उसके आरएनए की पहचान कर ली हमने, उसकी मैसेंजर आरएनए में क्या सीक्वेंस है, ठीक है। तो हमने उसी सीक्वेंस का एक डीएसआरएनए अपने किस में डाल दिया, टोबैको लीव्स में, टोबैको में डाल दिया, टोबैको सीड में ही डाल दिया शुरू में। वो सारे टोबैको ऐसे हैं जिसके सीड में डला हुआ है, उससे प्लांट हुआ। अब वो क्या बनाता है, डीएसआरएनए बना, क्या बनाता है, बनाता है। आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। एक बात तो क्या, जब आरएनए सिंगल स्टैंड होता है तभी वो एक्टिव होता है मैसेंजर आरएनए के रूप में, तभी वो प्रोटीन को ट्रांसलेट कर पाएगा और प्रोटीन बना पाएगा। जैसे ही वो डबल स्टैंड होगा तो क्या होगा, प्रोटीन नहीं बना पाएगा, ठीक है। नंबर 2, कोई भी निमेटोड होता है, जब तक अगर उसकी प्रोटीन नहीं बनेगी तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, और ग्रोथ नहीं होगी तो वो मर जाएगी। हम यहाँ पे इंटरफेयर किसके काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, मैसेंजर आरएनए के, एमआरएनए के। किसकी हेल्प से कर रहे हैं, ये डबल स्टैंड आरएनए की हेल्प से कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यही बात बता रहे थे। अब डबल स्टैंड आरएनए जब हमने इसमें है, इसके जीन में है, वो जीन इसका डीएनए क्या बनाता है, डीएनए ही तो बनाएगा डबल स्टैंड आरएनए, डीएनए में ही तो हमने चेंज किया था, डीएनए से ही तो आरएनए बनता है। हाँ, डीएनए से आरएनए बनने में भी पहले सिंगल सिंगल स्टैंड बनेंगे। पहले क्या बनेंगे, पहले सिंगल स्टैंड बना, डीएनए जब आरएनए बनाएगा तो कैसे बनाता है, वो सिंगल स्टैंड बनाया, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट बना। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट वही है जो, यानी नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस उसमें है, वही सीक्वेंस इसमें होगी, और एक उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब ये 2 बन गए, अब इसे हम क्या कहेंगे, डीएसआरएनए। पहले ये बना डीएनए से, डीएसआरएनए, डी छोटा है, ये बन गया। इसका बनना ट्रिगर कहां से होगा, जब निमेटोड अपना एमआरएनए बनाना शुरू करेगा, अपना प्रोटीन संश्लेषण का प्रोसेस शुरू करेगा, तो ये ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। अब पहले डबल स्टैंड बन गया, डबल स्टैंड से अब क्या होगा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में। क्योंकि ये डबल स्टैंड इसलिए बनेगा, अगर ये डबल स्टैंड ना बने, सिंगल स्टैंड बने तो कोई नुकसान है, बताओ क्या नुकसान है। ये तो वही प्रोटीन बनाने लगेगा जो वो बना रहा है, ये तो वही प्रोटीन बनाने लगेगा बच्चे। डीएनए पहले एक टेम्पलेट बनाता है, फिर आरएनए का, फिर उसी का कॉम्प्लीमेंट दूसरा बनाता है, ठीक है। और दोनों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा, तो क्या बन गया, ये डबल स्टैंड डीएनए क्यों नहीं है, इसका तू बता जवाब। ये डबल स्टैंड डीएनए क्यों नहीं कहा हमने, इसका इसका जवाब आप बताओ। इसे डबल स्टैंड आरएनए क्यों कहा है,
क्योंकि इसमें थायमिन के स्थान पर क्या है, यूरेसिल है बेटा, दोनों यूरेसिल है, इसमें यूरेसिल है, इसमें थायमिन नहीं है, इसलिए इसे आरएनए कह रहे हैं। हाँ तो आरएनए ही है हमका तो, लेकिन डबल स्टैंड है। बट ये हाँ जी, बट ये ये बोलो, बट बोलो। कुछ भी नहीं आ रहा है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से इसके 2 प्लेट बनते हैं। अच्छा, आपको डीएनए से डीएनए बनना समझ में आ रहा है? यस सर। कैसे आया? डीएनए से डीएनए बनना कैसे आया? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम है? डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज क्या है? एक, अब आप इसे ऐसे समझिए, इस तरह से शायद समझ में आ जाए। आरएनए ने एक डीएनए ने एक आरएनए का सूत्र बना दिया और आरएनए पॉलीमरेज उसका कॉम्प्लीमेंट बना देता है। अब आगे समझ में? आरएनए पॉलीमरेज बना के इसका क्या बना देता है? डबल स्टैंड आरएनए। अब समझ में आ गया? ऐसे ही याद करो, ठीक है। अब ये कैसा बन गया? डबल स्टैंड आरएनए। बड़ा मॉलिक्यूल है, इनएक्टिव हो गया। डबल स्टैंड होते ही क्या हो गया? ये इनएक्टिव। अब क्या होगा इसका? और अब वो आएगा क्योंकि ये वाला डाइसर एंजाइम का मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पे एंजाइमों के नाम नहीं है, तो एंजाइम आएगा इसे क्या कर देगा? छोटे छोटे क्या बन जाएंगे? एस आई आर एन। क्या बन जाएंगे? एस आई आर एन। ठीक है। अब एस आई आर एन को एक दूसरा एंजाइम आएगा, वो क्या करेगा? इनके दोनों टेम्पलेट्स को, ये टेम्पलेट 2 तरह के हैं, कौन कौन से? सेंस और पैसेंजर एंड सेंस और एंटी सेंस। नॉन सेंस नहीं, एंटी सेंस। यानी कि दूसरी तरह से कहूं तो पैसेंजर एंड, अब जो सेंस है वो जीवित नहीं रह सकता, इसमें समाप्त हो जाता उसका, ठीक है। लेकिन जो एंटी सेंस है वो रहेगा, और वो किसका कॉम्प्लीमेंट है? एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट है, जो उसने निमेटोड ने बनाया। वो कॉम्प्लीमेंट किसका है? एमआरएनए। जब वो एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट है तो वो तो उससे जाके जुड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा उसके साथ, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते ही उस एमआरएनए को क्या बना देगा? डबल स्टैंड आरएनए बना देगा। क्या बना देगा बच्चों? उसे डबल स्टैंड आरएनए बना देगा। और उसे डबल स्टैंड आरएनए बनाते ही क्या होगा? प्रोटीन बनाने का कार्य जो वो मैसेंजर आरएनए करता वो नहीं कर पाएगा, इंटरफेरेंस आ जाएगा उसके काम में, और वो निमेटोड क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इज दैट क्लियर? निमेटोड मर जाएगा तो भैया प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अब आप अपनी बुक में एक डायग्राम देखिए, दिखा रखा है डायग्राम, 2 रूट्स दिखा रखी हैं उसमें। एक रूट अफेक्टेड है जिससे हम जो नॉर्मल हम तरीके हैं उससे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और दूसरा तरीका क्या है? हम आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक का इस्तेमाल करके अपने टोबैको को बचा रहे हैं। तो इस टेक्निक के द्वारा हमारा टोबैको क्या होता है? फल फूल रहा है, बच रहा है। तो ये टेक्निक क्या कहलाती है बच्चों? इसमें कुछ बातें पता लगी आपको? क्या क्या मेन चीज पता लगी, पहले बताओ। नंबर 1 डिजीज, नहीं सबसे पहले तो क्या है? पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। हमने इससे पहले बनाया पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, क्या बनाया था? बीटी कॉटन। उसकी टेक्निक दूसरी थी, यहाँ टेक्निक दूसरी आ गई। हमने यहाँ पे कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की? हाँ, सबसे पहले तो किस प्लांट में की हमने ये? कौन कौन इन्फेक्ट करता है? निमेटोड। कौन इन्फेक्ट करता है? निमेटोड। क्या नाम है उस निमेटोड का? नाम याद होना चाहिए, ठीक है। इस टेक्निक में हम क्या कर रहे हैं? एमआरएनए को इनएक्टिव कर रहे हैं। तो इसका सोर्स क्या है? डीएसआर। किसकी हेल्प से? डीएसआरएनए की। सोर्स क्या है डीएसआरएनए का? डीएसआरएनए कैसे बनता है? हमने बताया अभी यूकैरियोटिक सेल में हो तो वहां तो हम इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, वहां तो अपने आप करती है। तो क्या सोर्स होता है? कोई वायरस होता है, वायरस के थ्रू आएगा। जीन नहीं डाल रहे हैं, वायरस जब वायरस ने आप पे हमला कर दिया तो वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल डाल दिया नहीं अपनी सेल के अंदर, और जब जेनेटिक मटेरियल डाल दिया तो फिर आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक इस्तेमाल करती है सेल्स, ठीक है नहीं, जीन के डालते ही, क्योंकि वही उसका ट्रिगर है। वही क्या है? डीएसआरएनए इसका ट्रिगर है। ट्रिगर कौन है इसका?
DSRN। क्लियर? अब हमने टोबैको में डाल दिया, ठीक? क्या डाला हमने टोबैको में? जीन डाला, वो जो DSRN ने बनाएगा, वो जीन डाला जो DSRN ने बनाएगा, ठीक है? अब DSRN ने बनेगा कैसे? पहले एक स्ट्रैंड बनेगा RNA का और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज की हेल्प से, ठीक है? फिर क्या होगा? वो छोटे छोटे टुकड़ों में कटेगा, उन टुकड़ों के नाम आपको पता होने चाहिए। फिर वो दोनों टुकड़े क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग होते ही कौन कौन से हैं वो? सेंस और एंटीसेंस। हाँ, ठीक है। एंटीसेंस क्या है वो? हाँ, अच्छा, उस मैसेंजर आरएनए जैसा कौन सा टुकड़ा है? बिल्कुल वो तो कॉम्प्लीमेंट है एंटीसेंस, तो अगर वो उसके जैसा होगा तो उससे क्यों चिपकेगा? कौन है? एंटीसेंस। सॉरी, सेंस है, और चिपकेगा कौन? और क्या बन जाएगा? अब क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? क्यों? क्योंकि टीआरएनए पहचान नहीं पाएगा। टीआरएनए अब कहाँ चिपके? है ना? टीआरएनए की भी तो एक सीक्वेंस है ना, वो भी तो उसी सीक्वेंस पे आके चिपकता है वहां पे मैसेंजर आरएनए के, तो उसे कोई सीक्वेंस नहीं मिलती। तो ये प्रोसेस जो है, इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? बहुत अच्छी तरह समझ में आया इसे। तो आज इतना ही, बाकी दूसरे लेसन में इसे बंद कर सकते हैं, ठीक है? देख लेते हैं टाइम हो गया क्या?